जो ये नतीजे रहे हैं वो क्या कुछ रहे, कितना वोट परसेंटेज रहा है, ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। दिल्ली में क्या स्थितियां रही हैं ये आप समझिए, क्योंकि यही तो आगे बढ़ाई गई है। इसी के तहत ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला ये तय हुआ है। कांग्रेस को 23% वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे। जीता कोई भी नहीं था। दिल्ली में एक तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि साथ मिलकर के उस फॉर्मूले को तय कर लिया जाए। 19 के जो नतीजे उनसे सबक लिया गया है। ये जो सीटें हैं जहां हार हुई थी, समझिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जहां पे हालांकि मैं बता रही हूं जो सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया कि चलो यहां मिलकर साथ लड़ लेते हैं। ये कौन कौन सी सीटें हैं जो लड़ सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की वो सीट है जिसमें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वेस्ट दिल्ली की सीट आम आदमी पार्टी ने अपने पास रख ली है, और आम आदमी पार्टी ने यहाँ तक कि साउथ दिल्ली की भी सीट को अपने पास रखा है। और जो सीटें दी गई हैं कांग्रेस के खाते को वो क्या क्या है, पूर्वी दिल्ली दी गई है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को उत्तर पूर्वी दिल्ली दी गई है, वो वहां पर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। चांदनी चौक दिया गया है कांग्रेस को। तो ये 3 सीटें हैं जो कांग्रेस को दी गई हैं। लेकिन अब इसके आगे कैसे एक और फॉर्मूला तय कर लिया गया है उत्तर प्रदेश के लिए। इंडी गठबंधन में वो पार्टी जो 7 साल पहले अलग हो गई थी, वो पार्टी जिसको एक दूसरे पर यकीन नहीं था, पहले दोनों साथ आए थे लेकिन कैसे राहें अलग हो गई थी, लेकिन वो अब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने को तैयार है। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ उस वक्त की 7 साल पहले की, जब दोनों साथ आए थे। उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि ये 2 नए युवा हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति तो नहीं बदली, इनकी राजनीति जरूर बदल गई थी और इनको एक दूसरे पर यकीन नहीं था, इसीलिए इन्होंने साथ तोड़ दिया था। लेकिन इस बार फिर से वो साथ निभाना शुरू कर दिया गया है गठबंधन के तहत, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर के चुनाव लड़ने जा रही है। जिन सीटों पर ये बात बनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन कैसे अखिलेश की ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी, उसी के बाद सीट शेयरिंग पर बातचीत बनी। वो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स थी समझिए। राहुल के अमेठी पहुंचने से पहले अखिलेश यादव ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। अब समझिए अमेठी के अंदर न्याय यात्रा चल रही है और इधर समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट आ रही है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस समझ नहीं आ रहा था कि भाई करें तो करें क्या, क्योंकि यहाँ तो हमारी बात मान ही नहीं रहे समाजवादी पार्टी। इसके बाद क्या होता है, न्याय यात्रा पर अखिलेश यादव ने अपना बिल्कुल क्लियर स्टैंड रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई पहले सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय कर लीजिए, नहीं तय करते तो हम तो न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। और यही वजह थी कि कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा, जिसके बाद ये कहें कि राजनीतिक मजबूरियां थी कि दोनों साथ आकर के खड़े हो गए। सीटों का वो फॉर्मूला जो तय किया गया वो मान लिया गया। कांग्रेस अपनी शर्तें छोड़ चुकी थी। कांग्रेस ने कहा था हमें ज्यादा सीटें दी जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा था ऐसा नहीं करेंगे, जिसके बाद हालांकि कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर भी आई। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया है। आप ये समझिए कि वो सीटें जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत तय हुई हैं, उनके पीछे भी एक फॉर्मूला लगा है। उसके अंदर की क्या खबर है ये आपको समझाते हैं। कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव ने इन 17 सीटों के साथ जाने को लेकर भी जबरदस्त खेल किया। ये एक साइकिल पर तो सवार हो चुके हैं, लेकिन एक साइकिल पर एक आगे एक पीछे का फॉर्मूला ये क्यों है समझिए। कांग्रेस को वो जो सीटें दी गई हैं उनमें समाजवादी पार्टी का कोई भी जनाधार नहीं रहा है, इसीलिए 17 सीटें दी गई हैं। 17 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी 32 सालों के संघर्ष में भी कभी जीत नहीं पाई। दूसरी 7 सीटें एक ऐसी सीटें थी जिसमें महज 1 सीट निकाल पाई थी समाजवादी पार्टी। 3 सीटें ऐसी जगह पे है जहां पर सिर्फ 2-2 बार ही जीती है समाजवादी पार्टी। इसीलिए इसने फॉर्मूला तय किया कि जहां हमारा जनाधार नहीं है, जहां हम कमजोर हैं, वहां पर दे दो सीटें कांग्रेस को। यानी अगर वो सीटें नहीं निकाल पाती है कांग्रेस तो सीधे सीधे किस तरह से ठीकरा फोड़ दिया जाएगा कांग्रेस पर। यही है वो स्ट्रैटेजी जो अखिलेश यादव की देखने को मिलती है। अब समझिए वो कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसमें कानपुर की सीट है, जिसमें रायबरेली की सीट है, जिसमें वाराणसी की सीट है, सहारनपुर की सीट है, गाजियाबाद है, मथुरा है, हाथरस है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, महाराजगंज है, देवरिया है। ये जितनी भी सीटें हैं ये दी गई हैं किसको, ये सीटें दी गई हैं कांग्रेस को। और यही वो फॉर्मूला है जो तय कर लिया गया है। लेकिन इस फॉर्मूले पर आखिर कौन अपनी जीत दर्ज करता है और किसकी नैया किनारे हो जाती है देखने वाली बात है। लेकिन एक और दिलचस्प तस्वीर है, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके हैं। क्योंकि इनके लिए तो कहा जाता है कि दल बदलू नेता है ये, लेकिन अब इन्होंने अपनी एक नई पार्टी का नाम घोषित कर दिया है। उस नई पार्टी के दम पर ये लोकसभा चुनावों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये क्या उस अपनी तैयारी के तहत क्या एक तरह से कहें कि आप बाजी मार लेंगे या किसी का पत्ता काट देंगे या किसी के वोट बैंक में सेंध लगा देंगे? ये बहुत सारे वो सवाल है जो अब इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा समझिए। क्योंकि गैर यादव ओबीसी चेहरा माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य,
मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समुदाय के बीच अच्छा खासा होल्ड रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। यूपी में करीब 7% मौर्य और कुशवाहाओं की आबादी है। 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर मौर्य समुदाय का एक बहुत अच्छा प्रभाव है, जिसके बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की भी अपनी एक बहुत अच्छी साख है। इन सीटों पर 12 सीटें मौर्य समुदाय के वो वोट्स हैं जिसमें समझिए कि 2 लाख से लगभग 3,30,000 तक जो वोट है वो प्रभावित होते हैं, ये जो वोटर्स है इनके जरिए। तो अब सवाल ये है कि आखिर क्या होगा, आगे की राह क्या होगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं जैसे जयंत चौधरी वो अलग हो गए हैं, लेकिन देखना यह है कि जो अलग हो चुका है वो कहां किसको कितना फायदा पहुंचाता है, और क्या जिससे अलग होने के बाद अलग राह अपना ली गई है उसके जरिए क्या किसी और को भी फायदा होता है। अब आप समझिए कि क्या अपनाया गया तरीका, क्योंकि जो सीट शेयरिंग हुई है फॉर्मूला तय, उसमें वाराणसी की जो सीट है बड़ी दिलचस्प, क्योंकि वाराणसी सीट प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहा है, उस सीट पर कैसे अपनाया गया ये फॉर्मूला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से। 2019 चुनाव में कांग्रेस के जो अजय राय थे वो बड़े दमखम के साथ लड़े थे, लेकिन क्या हुआ भाई, हार तो बिल्कुल पक्की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र था। इस बार वो बलिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं जो अजय राय है। बलिया सीट पर मुस्लिम और भूमिहार फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, ये पता है समाजवादी पार्टी को। सपा के साथ से कांग्रेस की जीत के चांस बढ़ते हैं, ये भी इनको बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए दोनों साथ आकर के चुनाव लड़े। बलिया सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने पास रख लिया, यानी अजय राय को किनारे कर दिया है। अखिलेश ने वाराणसी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया था, अब वाराणसी सीट कांग्रेस को दोबारा दे दी गई है, लेकिन ये यही जो गुड़ा भाग चल रहा है, इसी में तो बड़ा अहम हो जाता है ये समझना कि आखिर कौन किसको हराएगा, कौन किसको जिताएगा। कांग्रेस को मुरादाबाद सीट भी नहीं मिली है, क्योंकि इसकी भी दावेदारी कांग्रेस की ओर से की जा रही थी, लेकिन वो भी उसको नहीं मिली है। अब ये कहे कि मजबूरी भरे हालात है कांग्रेस के आगे कि करें तो करें क्या। अब किसके खाते में एक और बड़ी अहम सीट आ जाती है, अलीगढ़ की सीट की हम बात कर लेते हैं, वो किसकी सीट में खाते में आती है और वो क्यों आती है ये समझिए। क्योंकि वाराणसी सीट सबसे अहम सीट है उत्तर प्रदेश की, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ते हैं और ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री के आगे जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसकी हार तो पक्की है। तो वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी मानी जाती है पार्टी की ओर से जब कैंडिडेट खड़ा करते हैं। आप समझिए समाजवादी पार्टी के खाते में अलीगढ़ को लेकर के जो स्ट्रैटेजी है उससे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। कभी भी समाजवादी पार्टी की जीत दर्ज यहां से नहीं हो पाई है। कांग्रेस बीजेपी अलीगढ़ सीट पर जीतते रहे, जो फैक्टर रहा है वो कांग्रेस या बीजेपी वही जीतती रही, समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती। पिछले 2 चुनावों से अलीगढ़ सीट बीजेपी के पास रही है और इस बार इनकी कोशिश ये है कि कैसे बीजेपी से वो सीट ले ली जाए, इसीलिए कोशिश रही कि भाई कांग्रेस को ये सीट दे दी जाए, क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर एक बार बहुत पहले जीतती आई है। लेकिन ये जीत का जो फॉर्मूला है कितना हिट होगा, कितना फ्लॉप होगा, और वो राहुल गांधी जो अभी तक उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान करते आ रहे थे, वो इस गठबंधन के तहत क्या एक तरह से कहे जीत दर्ज कर पाएंगे। लेकिन अमेठी में कैसे स्मृति ईरानी ने अपना खूंटा गाड़ दिया, अपना घर बना लिया, आज वो तस्वीरें भी देखने को मिली। एक रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी क्यों नहीं एक बार मोदी जी के आमने सामने लड़ लेते हैं, मैं तो चुनौती दे के कहता। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सब में भगदड़ मची हुई है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री के जरिए बीजेपी जहां मिशन 400 पर फतेह हासिल करने के लिए अपनी रणनीति को धार दे रही है, वहीं हाफते दिल्ली से लेकर यूपी तक इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनी अपनी शर्तों के मुताबिक तय हो गया है। चाहे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, सीट शेयरिंग से एक बात तो बिल्कुल साफ है, कांग्रेस पर किसी भी पार्टी को पूरा विश्वास नहीं है। यही वजह है कि जहां एक और दिल्ली में आप कांग्रेस से ज्यादा सीटें खुद के पास रखना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में भी अखिलेश ने कांग्रेस को कम सीटों के फॉर्मूले को मानने को मजबूर कर दिया। अंत भला तो सब भला। ममता जी अपनी सीट अनाउंस कर रही हैं, सपा अपनी सीट अनाउंस कर रहा है, कुछ बचा कुचा कांग्रेस को दिया जा रहा है। वही हाल पूरे देश में है। ये गठबंधन केवल कुंठित मानसिकता से गिरे हताश, निराश, वंशवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का समूह है। इंडी की सीट शेयरिंग में कांग्रेस की मजबूरी पर बीजेपी ने कैसे चुटकी ली है, सुनिए। राहुल गांधी क्यों नहीं एक बार मोदी जी के आमने सामने लड़ लेते हैं, प्रियंका लड़ ले, मैं तो चुनौती दे के कहता। लगे तो कि सारे विपक्ष मिलकर के केजरीवाल बेचारे तो लड़ चुके हैं, अब वो उनको कहेंगे भी तो नहीं लड़ेंगे। तो मिलने को कोई मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यसभा प्रत्याशी बड़े अच्छे वोटों से विजयी होने जा रहे हैं और हमारे पास
वोट है, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सब में भगदड़ मची हुई है। इंडी गठबंधन में अमेठी की वो सीट जो कांग्रेस के खाते में आई है, वहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के गृह प्रवेश ने कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा दी है। अमेठी जिला जहां पर केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी की तरफ से अपने आवास का निर्माण किया गया है। लंबे वक्त से दरअसल इसकी मांग जो है वो प्रदेश की जो ज़िले की जनता है उसकी तरफ से की जा रही थी और वो आज पूरी हुई है। न सिर्फ ये स्मृति ईरानी का आवास है बल्कि जो ज़िले की जनता है उनकी भी उम्मीदों का एक ठिकाना है जिसकी उन्होंने लगातार मांग यहाँ पर की थी और सभी जो उम्मीदें लेकर यहाँ पर आएंगे वो आने वाले वक्त में जो है वो पूरी हों, ऐसी कोशिश कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी होगी। चुनावों में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। बीजेपी का संकल्प से सिद्धि का लक्ष्य तय है। इधर इंडिया अलायंस बीजेपी को रोकने की कोशिश में जुटा है। देखना होगा 24 में कौन रिकॉर्ड बनाता है और कौन खुद रिकॉर्ड बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।